इस वीडियो में आप जान सकेंगे कि फास्ट यूनिवर्सिटी जो कि बेसिकली टेस्ट कंडक्ट करने जा रही है 8 जुलाई से, तो आखिर उस टेस्ट से पहले आपको क्या कुछ करना होगा, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपका एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, आपके टेस्ट में किस तरह के सब्जेक्ट्स का टेस्ट होगा, कितने क्वेश्चंस किस पोर्शन से आ सकते हैं, और बहुत सारी अहम मालूमात जो कि एक स्टूडेंट के लिए जो कि टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहता है उसके लिए बेपनाह जरूरी है। और अगर लैक ऑफ नॉलेज की वजह से आप कर जाते हैं कोई भी गलती, तो गलती आपके लिए बहुत भारी है, क्योंकि पूरा साल फिर आपका एडमिशन के हवाले से फास्ट यूनिवर्सिटी में जाया हो गया। तो भाई ये वीडियो बनाई है, इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इस वीडियो में तमाम तर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एडमिशन टेस्ट के हवाले से डिटेल से डिस्कस किए गए हैं। बनाई वीडियो इसलिए गई है ताकि आप इसका बेस्ट बेनिफिट एंजॉय करके बगैर किसी गलती के फॉर्म फिलअप करें, टेस्ट दें और छा जाए। फास्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है, फास्ट यूनिवर्सिटी में हमारी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है, फास्ट यूनिवर्सिटी में क्या स्पॉन्सर्ड या सेल्फ फाइनेंस की सीट मौजूद होती हैं या नहीं होती हैं, फास्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए हमारे क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, ये तमाम बातें। और ये भी बात आपसे डिस्कस करूंगा कि आखिर हम फास्ट यूनिवर्सिटी के टेस्ट के लिए बेस्ट प्रिपरेशन कहाँ से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या तरीकाकार होगा। तो ये डिस्कशन का आगाज करते हैं। सबसे पहले जान लेना आपके लिए जरूरी है कि फास्ट यूनिवर्सिटी की कैंपसेस पूरे पाकिस्तान में है। कराची में 2 कैंपसेस हैं, फैसलाबाद में कैंपस है, लाहौर में कैंपस है, पेशावर में कैंपस है, इस्लामाबाद में कैंपस है। मुल्तान कैंपस फंक्शनल होने को है, यानी कि अभी वो फंक्शन नहीं हुआ, मोस्ट प्रोबेबली इस साल के आखिर या फिर अगले साल में वो फंक्शनल हो सकेगा। तो कुल 6 कैंपस में 5 कैंपस ऐसे हैं कि जो फंक्शनल हैं, जहाँ पर बच्चे डिफरेंट प्रोग्राम्स के तहत स्टडी कर रहे हैं और बेस्ट अपना स्कोर बना रहे हैं। ठीक है जी। अब सबसे पहले तो ये क्लियर कर लें कि हम फास्ट यूनिवर्सिटी के ऑप्शन पर क्यों जाएं। देखिए, फास्ट यूनिवर्सिटी बेसिकली कंप्यूटर साइंस के एजुकेशन के हवाले से, जैसे कि हम जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर सिक्योरिटी है, डेटा मैनेजमेंट है, तो ये ऐसी अब फील्ड्स, इमर्जिंग फील्ड्स हैं कि जिनमें आप अपना ज़बरदस्त एजुकेशन हासिल करने के बाद आप बेहतरीन जॉब के लिए जा सकते हैं। मतलब कि आपको एक आपकी डिज़ायर्ड जॉब और एक स्टेटस हासिल हो सकता है। तो फास्ट यूनिवर्सिटी में, और फिर ये भी बात है कि फास्ट यूनिवर्सिटी का जो स्टैंडर्ड है कंप्यूटर साइंस की एजुकेशन या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हवाले से, वो बहुत शानदार है, वो बहुत ज़बरदस्त है। तो भाई ये बात तो आपके जहन में क्लियर होनी चाहिए कि हम आखिर फास्ट यूनिवर्सिटी का जो इंतखाब है आखिर क्यों कर रहे हैं, उसका बेसिकली रीज़न क्या है। फास्ट यूनिवर्सिटी में अगर हम ये बात करें कि आखिर फास्ट यूनिवर्सिटी एक्चुअली हमारे लिए बेनिफिशियली कैसे है, बेनिफिट हमें कैसे दे सकती है, तो ये बात मैं आपके सामने क्लियर कर दूं कि देखो, फास्ट यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटी। अब अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जो एनईडी में एडमिशन लेना चाहता था, नहीं हो सका, कोई भी वजह थी, तो फिर उसके बाद कोई ऑप्शन तो हो। हमें पता है कि एनईडी यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन क्राइटेरिया है, जो पर सेमेस्टर फी है, वो बहुत कम है, ठीक है ना। मगर उसमें आपके सिंध के डोमिसाइल की एक रिक्वायरमेंट मौजूद है। और फिर एनईडी यूनिवर्सिटी बेसिकली कराची में है, घर में इनका कैंपस है, और ऑल ओवर पाकिस्तान हम नहीं कह सकते कि एनईडी के कैंपसेस हैं, ठीक है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में फास्ट से और बेहतर ऑप्शन मुझे फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हवाले से नजर नहीं आता। इसलिए मैं समझता हूँ कि फास्ट यूनिवर्सिटी बेसिकली एक बेस्ट यूनिवर्सिटी है आपकी एजुकेशन के लिए, और इसके बाद यहाँ से हासिल की जाने वाली डिग्री दुनिया भर में कंसीडर की जा सकती है। इसके अलावा जो स्टडी प्रोग्राम है वो लीनियंसी पर बेस नहीं कर रहा, वो लीनियंट नहीं है, बल्कि बड़ा टफ है, चैलेंजिंग है। आप उसमें ज़्यादा अच्छा काम जो है वो सीख सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में होता ये है कि भाई आपने सीखा क्या है, यानी आपको अगर एक्सपीरियंस किया जाए, आप जब अपनी डिग्री लेने के बाद जब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं, तो मैटर ये करता है कि आपकी लर्निंग क्या है, आपने सीखा हुआ क्या है, ठीक है जी। तो बड़ी टफ और चैलेंजिंग स्टडी है, इसका अल्टीमेटली फायदा आपको एज ए स्टूडेंट होता है। फिर यहाँ पे जो सीएस के प्रोग्राम्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स हैं, ये बेसिकली एक फायदा है फास्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का। सबसे बड़ा फायदा जो है वो ये प्रोग्राम्स है। उसके बाद यहाँ पे ये भी है कि हमें स्कॉलरशिप ऑफर हो रही होती है।
यानी कि अगर मैं अपने एकेडमिक रिजल्ट्स में टॉप पोजीशंस पे हूँ या टेस्ट के स्कोर में टॉप पोजीशन पे हूँ, तो मुझे स्कॉलरशिप ऑफर हो रही होती है। तो स्कॉलरशिप की बेसिस पे मैं फ्री अपनी एजुकेशन वहाँ पे कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी वहाँ पे मिल जाती है। उसके साथ साथ एनटीएस जो टेस्ट कंडक्ट करता है, नेशनल टेस्टिंग सिस्टम के जरिए से टेस्ट होते हैं, तो उसके टेस्ट का स्कोर भी आपके एडमिशन के लिए एक्सेप्टेबल हो सकता है। तो भाई ये वाला बेनिफिट तो मैं समझता हूँ कि बड़ा ही गोल्डन बेनिफिट है कि मैंने एनटीएस का टेस्ट दिया। एनटीएस का टेस्ट बहुत आसान होता है, कदरे आसान होता है, मगर उसमें ये बात भी है कि आपका उसमें मेरिट अच्छा होना चाहिए, यानी कि 85 to 88 तक आपका मेरिट चले जाना चाहिए। तो फिर आपके एडमिशन होने का, एनटीएस की बेस पे आपके एडमिशन होने का चांस जो है वो बन जाता है। अच्छा, फिर फास्ट यूनिवर्सिटी में एक और बड़ी दिलचस्प जो है वो फीचर है, और वो क्या कि सर टीचर्स तो क्वालिफाइड है, इसमें तो कोई शक नहीं है, बड़े क्वालिफाइड टीचर्स वहाँ पर पढ़ा रहे हैं, मगर उसके साथ साथ टीचर्स की रोटेशन, यानी कि बहुत सारे बच्चों का ये सवाल रहता है कि सर कि ये क्या मुमकिन, ये ऐसा हो सकता है कि भाई एक कैंपस में टीचर्स अच्छे और एक कैंपस में टीचर्स उतने अच्छे ना हो? ऐसा हो नहीं सकता ना, क्योंकि टीचर्स की तो ऑल ओवर पाकिस्तान जो है वो रोटेशन होती है। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड है वो स्टेबल रहता है, स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन रहता है, ऐसा नहीं होता कि कोई कैंपस अच्छा है और कोई कैंपस अच्छा नहीं है। ठीक है जी, कराची में इसके दो कैंपसेस हैं, जिसके बारे में भी तफसील आपके साथ में शेयर कर चुका हूँ। अब चलते हैं हम, कौन कौन से प्रोग्राम्स हमें फास्ट यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, कौन कौन से फैकल्टीज से हमें प्रोग्राम जो है वो ऑफर किए जाते हैं। तो याद रखिए कि इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स हमें ऑफर होते हैं, इसके साथ साथ कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम्स हमें ऑफर होते हैं। अब बिजनेस स्टडीज भी जो है वो हमारे अवेलेबल या अवेल्ड प्रोग्राम्स के अंदर शामिल हो चुकी है। तो फास्ट यूनिवर्सिटी इन तीनों फैकल्टीज में जो है वो बच्चों को एडमिशन देता है। अब एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है, एडमिशन आखिर किस तरह से हासिल होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो भाई सबसे पहले तो बच्चे इस बारे में सेटिस्फाई हो जाएं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि फास्ट फास्ट यूनिवर्सिटी क्या क्या ऑफर कर रही है। तो भाई वो इंजीनियरिंग के प्रोग्राम जो ऑफर कर रही है, कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम, तो ऐसी बात उसकी स्पेशलिटी है। इसके अलावा बिजनेस स्टडीज के जो प्रोग्राम्स हैं, जिस तरह से बीबीए है, जिस तरह से फिनटेक है, बिजनेस एनालिटिक्स है, ठीक है ना, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, तो ये भी फास्ट यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। ठीक है जी, तो मैं आगे जाता हूँ आपके साथ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले हम डिस्कस करें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंजीनियरिंग के हवाले से। ठीक है, कि इंजीनियरिंग में हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या बन रहा है। देखिए हम अगर सिविल की बात करें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें, तो भाई इसमें अप्लाई करने के लिए एडमिशन टेस्ट देने के लिए आपकी परसेंटेज 60 जरूर होनी चाहिए। अब 60% से सिर्फ कहाँ, भाई देखो, अगर टेस्ट जो है वो तुम्हारा हो रहा है, तो उससे पहले तक का जो रिजल्ट है, जो तुम्हारे पास मौजूद है, महफूज है, वो कंसीडर किया जाएगा। तुम्हारा टेस्ट होता है और तुम्हारा रिजल्ट जो है वो सिर्फ फर्स्ट ईयर का है, तो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट एक्सेप्टेबल होगा। फर्स्ट ईयर में तुम्हारी परसेंटेज 60 लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, अब वो बच्चे हैं कि जिन्होंने अपना सेकंड ईयर भी मुकम्मल कर लिया है, उन्होंने गैप ईयर लिया है, तो भाई ओवरऑल जो उनकी परसेंटेज है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की, वो कंसीडर की जाएगी। तो भाई टेस्ट में अपेयर होने के लिए लाजमी है कि आपकी परसेंटेज 60% या 60% से अबव हो। ठीक है जी। अच्छा, अब ये भी समझ लेते हैं कि हमारे पास जो सब्जेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन है, परसेंटेज की डिस्ट्रीब्यूशन तक, यानी कि सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चंस आते हैं, अगर उसको परसेंटेज में काउंट कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी समझाऊंगा कि वो क्यों है ऐसा। ठीक है, तो सिविल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हमारे जो बच्चे टेस्ट के लिए अपेयर होना चाहते हैं, तो भाई उनके पास 10% इंग्लिश के क्वेश्चन है, 40% एडवांस मैथ्स है, 10% बेसिक मैथ्स है, 20% फिजिक्स है, और 20% जो है वो IQ है। ठीक है, ये क्राइटेरिया है। अब यहाँ पे आपको केमिस्ट्री नजर नहीं आती, तो जो बच्चे टेंशन लेते थे केमिस्ट्री की, कि सर केमिस्ट्री आएगी हमें तो बड़ी मुश्किल लगती है, तो भाई टेंशन की बात नहीं। फिजिक्स है तुम्हारे पास, एडवांस मैथ्स है, बेसिक मैथ्स है, IQ है, और इंग्लिश। ठीक है, आप समझते हैं कि आपको सिविल में एडमिशन दिया जाए, तो भाई एलिजिबिलिटी क्या क्राइटेरिया क्या है। अब मैंने ये बड़ा आसान करके आपके सामने लिख दिया है कि भाई इस पर आप अपना टेस्ट दे सकते हैं, क्या कि आपकी जो जो मैट्रिक में आपकी परसेंटेज बन रही है वो 60 हो। ठीक है, और जो इंटर में आपकी परसेंटेज बन रही है वो कम से कम 60 हो, कम से कम 60 हो। ठीक है, याद रखिएगा, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो है कि जिसकी बेसिस पे आप टेस्ट दे सकते हैं। ओके, अब मेरिट कैसे बनता है मैं भी समझा देता हूँ। बेसिकली मेरिट बन रहा होता है आपके टेस्ट स्कोर और आपके एकेडमिक रिजल्ट्स के कॉम्बिनेशन। अब वो कॉम्बिनेशन कैसा होता है, अच्छा ये देख लीजिए। आपके टेस्ट का स्कोर 33% काउंट किया जाएगा। ओके, आपके SSC का रिजल्ट जो है
17% काउंट किया जाएगा और आपके एचएससी का रिजल्ट 50% काउंट किया जाएगा। मिसाल के तौर पे कि भाई मैंने अगर टेस्ट में 70 स्कोर किया है तो मैंने उसका परसेंटेज क्या निकाला, यस दिस वन 0.33%। मैंने उसे मतलब मैं परसेंट निकाल रहा हूँ ना, तो मेरे टोटल रिजल्ट का 0.33% लिया गया। ठीक है, उसके बाद मैट्रिक में मेरे स्कोर मिसाल के तौर पे ये बन रहा था। ठीक है, तो उसका कितना परसेंट है, यानी कि 17%, तो मैंने 0.17 रखा। उसके साथ साथ मैंने इंटर में 80% हासिल किया। तो भाई जनाब यहाँ पर जो है वो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ अपना मेरिट, तो मैंने लिखा 0.50। तो जनाब अपने आप जो रिजल्ट्स हैं, स्कोर जो है, ठीक है, आपका जो स्कोर है बेसिकली उसको मल्टीप्लाई करेंगे इन परसेंटेजेस से, इन नंबर से, और उसके बाद उन्हें ऐड कर देंगे तो आपके पास फाइनल रिजल्ट मेरिट का आ जाएगा कि आपका एक्चुअली मेरिट क्या बन रहा है। तो मेरिट कैलकुलेट करने का आसान सा फॉर्मूला ये है कि जनाब आप सबसे पहले जो आपको 0.33% नजर आ रहा है, ठीक है, उससे पहले आप अपने टेस्ट का स्कोर रखेंगे। अच्छा जी, 0.17 जो आपको नजर आ रहा है उससे पहले आप अपना मैट्रिक का स्कोर रखेंगे टोटल, और जो आपको 0.50 नजर आ रहा है उससे पहले आप अपना रखेंगे इंटर का टोटल स्कोर। ठीक है, ये आपने रखा और आपने इन नंबर से मल्टीप्लाई कर दी। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी जवाब आता है आप उसको टोटल ऐड कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगी एक परसेंटेज स्पेसिफिक, जो कि आपका मेरिट है टेस्ट के लिए। ठीक है, अब भाई वो मेरिट क्या होता है, मेरिट लिस्ट कैसे बनती है, मेरिट अगर मुझे मिसाल के तौर पर सिविल में चाहिए या फिर जो है वो इलेक्ट्रिकल में चाहिए तो मुझे मेरिट कैसे पता चलेगा कि लास्ट ईयर का, ये भी बताऊंगा, परेशानी की बात नहीं है। अगर पहले कम से कम ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मेरिट की कैलकुलेशन होती कैसे। अब सवाल ये भी आता है कि सर हम टेस्ट के लिए पेयर हों या फिर एनटीएस का टेस्ट दें और एनटीएस के टेस्ट के रिजल्ट को हम जो है वो कंसीडर करें। देखो अगर एनटीएस का तुम रिजल्ट मतलब टेस्ट देते हो तो टेस्ट तो पहली बात है कि होता बहुत आसान है। अब आसान होता है तो उसका मतलब है सबके लिए आसान है, ठीक है ना। तो उसमें जो आपकी परसेंटेज, आपका जो टेस्ट का रिजल्ट होना चाहिए ना, वो कम से कम इस कैटेगरी में आना चाहिए, इस क्राइटेरिया पर आना चाहिए। अगर वो इस पोजीशन पे है तो फिर कंसीडर किया जा सकता है कि हाँ आपका एडमिशन आपकी डिजायर्ड फील्ड में हो जाए। तो ये लाना, मैं ये नहीं कह रहा कि मुमकिन नहीं है, मुमकिन है, मगर चैलेंजिंग जरूर है। तो आप अगर एनटीएस के थ्रू जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, और अगर आप एनटीएस के थ्रू नहीं जाना चाहते, आप जाकर इनफेक्ट फास्ट का स्पेसिफिक टेस्ट देना चाहते हैं, तो वे उसके लिए क्राइटेरिया आपके सामने ये सेट है। ठीक है, तो सिविल और इलेक्ट्रिकल में या इंजीनियरिंग की इस तरह की फील्ड में अगर आप दाखिला लेना चाहते हैं तो उसके एडमिशन के लिए सब्जेक्ट्स आपके पास ये हैं, टेस्ट देने का क्राइटेरिया ये, टेस्ट में बैठने का क्राइटेरिया ये है, और मेरिट आपका इस तरह से। ठीक हो गया, आइए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। अब मिसाल के तौर पे मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, जैसे कि पास्ट यूनिवर्सिटी मशहूर है। ठीक, तो मैं कह रहा हूँ मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाना है। सही है भाई, चले जाए, कोई मसला नहीं। मगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आप टेस्ट में जो बैठना चाहते हैं उसमें आपकी परसेंटेज मिनिमम क्या होनी चाहिए। लास्ट रिजल्ट में आपकी परसेंटेज 55 या मोर देन 55% होनी चाहिए, तो आप टेस्ट के लिए बैठ सकते हैं, टेस्ट देने के लिए बैठ सकते हैं। ठीक है, एलिजिबल हो गए, टेस्ट देने के लिए बैठ गए। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आपके पास जो सब्जेक्ट्स हैं, जो बच्चे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का टेस्ट देंगे वो क्या है, उनके पास क्या है, 10% इंग्लिश, 20% IQ, बेसिक मैथ्स 20% और एडवांस मैथ्स 50%। बाकी सवाल करेंगे कि सर आप लोगों ने आपने परसेंटेज क्यों रखी, नंबर्स क्यों नहीं रखे, भाई इतने एमसीक्यू देंगे। देखो फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट कभी 100 मार्क्स का आता है, कभी 120 मार्क्स का आता है। ज्यादातर ऐसा हुआ कि 120 मार्क्स का है, तो भाई अगर परसेंटेज में बता दिया जाए तो ये चीज ज्यादा एक्यूट है, एक्यूरेट कंसीडर की जा सकती है। इतना 120 का अगर 50% कहना एडवांस मैथ्स है, तो भाई इसका मतलब होगा कि 60 एमसीक्यूज एडवांस मैथ्स। ठीक है, अगर 10% मैं कह रहा हूँ इंग्लिश का और 120 क्वेश्चन पेपर में मौजूद हैं, तो फिर 12 एमसीक्यूज जो है वो इंग्लिश के। ओके, तो ये बात तो समझ में आ रही है, तो इसलिए परसेंटेज मैंने यहाँ पर मेंशन की। अब इसमें एक और थोड़ी सी ना समझ में समझ रखने वाली बात है, और वो क्या, जरा गौर से देखना। प्री मेडिकल स्टूडेंट्स कैंट अटेम्प्ट टेस्ट फॉर कंप्यूटर साइंस। अभी आप लोगों ने एनईडी का सारा सिलसिला चल रहा है, एडमिशन का प्रोसेस मतलब वो चल रही है, पोर्टल पे एडमिशन रजिस्टर्ड हो रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर हमने यहाँ पे जो है वो, अगर हम बात करें कि क्या हम कंप्यूटर साइंस के लिए भी टेस्ट दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे कोई प्री मेडिकल का स्टूडेंट है और कहते हैं सर मैं कंप्यूटर साइंस के लिए, मैं कंप्यूटर साइंस का, मैं प्री मेडिकल का स्टूडेंट हूँ और मैं कंप्यूटर साइंस के लिए टेस्ट देना चाहता हूँ। तो भाई ये यहाँ नहीं हो सकता।
रिसेंटली एनईटी यूनिवर्सिटी ने क्या किया कि बच्चों को ऑफर करके हाँ ठीक है आप टेस्ट दे दें, आप प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं, आप कंप्यूटर साइंस का टेस्ट भी दे सकते हैं, जो फिर आप ग्रुप ज्वाइन करना प्रोग्राम लेना चाहें, आप जो है वो प्री इंजीनियरिंग के लिए भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। वो एक कंडीशन के तहत उन्होंने रखा है, ठीक है ना, प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए गेटवे खोल दिया। मगर यहाँ पे फास्ट में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। अगर आपने फर्स्ट ईयर के बाद अपना कोई ग्रुप चेंज करने का इरादा किया और आपने उसका एग्जाम भी दिया है, लास्ट अभी जो फर्स्ट ईयर के पेपर्स हुए उसमें इससे रिलेटेड आपने एग्जाम भी दे दिया है, तो फिर तो शायद आपकी बात कंसीडर की जा सके। मगर आपको लाजमन लाजमन प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको कंप्यूटर साइंस बगैर किसी एडिशनल सब्जेक्ट के, बगैर किसी एडिशनल सब्जेक्ट के पेपर दिए आपको कंसीडर नहीं किया जा सकता। यानी कि प्री मेडिकल के स्टूडेंट फास्ट में कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है जी। अच्छा आगे क्या कह रहे हैं, मैथ्स एंड फिजिक्स मस्ट बी द सब्जेक्ट्स ऑफ ए लेवल्स। जी ये एक और अहम बात कि भाई अगर आप ए लेवल्स आपने पढ़ा है, ठीक है, तो आपके पास जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें मैथ्स और फिजिक्स दोनों होने चाहिए, मैथ्स और फिजिक्स दोनों होने चाहिए। अगर आपने मैथ्स और फिजिक्स नहीं पढ़ा तो भाई फिर आप जो है फास्ट यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ये बात याद रखिएगा, ठीक हो गया। आगे जाते हैं सर, 60% हमारी होनी चाहिए कहाँ, टेस्ट के लिए, टेस्ट में बैठने के लिए भाई हमारी 60% बननी होनी चाहिए कहाँ पे, यस मैट्रिक एग्जाम में। और 50% कम से कम हमारे पास होनी चाहिए, एटलीस्ट 50% होनी चाहिए। इसके लिए जनाब एचएससी के प्रोग्राम यानी कि इंटर में हमारी परसेंटेज मिनिमम इतनी, ठीक है जी, ये तो टेस्ट में बैठने का क्राइटेरिया होगा। अब आ जाइए जनाब कि मेरिट कैसे बनेगा, मेरिट की कैलकुलेशन अभी मैंने आपको सिखा दी तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो भाई टेस्ट आपका कंसीडर किया जाता है 50%, टेस्ट आपका कंसीडर किया जा रहा है 50%, ठीक है कि नहीं, टेस्ट का स्कोर क्या होगा 50%। यानी कि मैं अपने टेस्ट के स्कोर को मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, मैं अपने टेस्ट के स्कोर को मल्टीप्लाई करूंगा 0.5 से, ठीक है। उसके बाद जो भी मेरे पास नंबर्स आते हैं फिर मैं क्या करूंगा, मेरा कह रहे हैं वो 10% मैट्रिक का रिजल्ट, तो भाई मैं 0.10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा अपने मैट्रिक के रिजल्ट को, आसान हो गई बात। इसी तरह से उसके बाद में मैं प्लस करूंगा किससे, अच्छा 40% यानी कि 0.40, यानी मेरे जो इंटर का स्कोर रहा है, इंटर के मेरे पर मार्क्स रहे हैं वो मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा और उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, जी हाँ 0.4 से, 0.40 से, ठीक है। इन तीनों से जो रिजल्ट मेरे पास आएगा मैं उसको ऐड कर दूंगा तो मेरा मेरिट मालूम हो जाएगा, मुझे अपना मेरिट क्लियर हो जाएगा, क्या मेरा मेरिट क्या बन रहा है, ठीक है। ये क्राइटेरिया है भाई। देखो अब तुम्हारा मैट्रिक हो गया, तुम्हारे इंटर का या जो भी है फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ गया, तो तुम 50% तो देख सकते हो कि यार मेरा 50% कितना बन रहा है, ठीक है। 50% टेस्ट का स्कोर, मिसाल के तौर पे तुमने टेस्ट दिया, 100 नंबर का टेस्ट तुम्हारा आया और तुमने 100 मार्क्स में से 80 मार्क्स स्कोर किए, तो उसका 50% क्या होगा, 80 का 50% क्या होगा 40, ठीक है। तो भाई ये कंसीडर हो रहा है, ये याद रखना। चलो आगे चलते हैं। हमने अभी ये बात डिस्कस कर ली कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो बच्चे जाना चाहते हैं उनके लिए लाजमी लाजमी बातें क्या है, भाई जिन सब्जेक्ट्स का वो टेस्ट देने जा रहे हैं वो उनके सामने है, ये 4 सब्जेक्ट्स हैं जिनका टेस्ट आपको देना है, इस परसेंटेज पे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। इसके साथ प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते, ए लेवल्स के स्टूडेंट्स के लिए भी शर्त है कि उन्होंने मैथ्स और फिजिक्स अपने सब्जेक्ट के तौर पर स्टडी किया हो, ठीक है जी। एटलीस्ट आपकी 60% होनी चाहिए मैट्रिक में और 50% होनी चाहिए किसमें, यस इंटर में आपकी 50% होनी चाहिए, तो आप कंसीडर किए जा सकते हैं। और उसके बाद फिर आपकी मेरिट कैलकुलेशन भी यहाँ पर बन रही है कि मेरिट कैसे कैलकुलेट करना है। तो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स की बात हो गई, इंजीनियरिंग के फील्ड्स की बात हो गई, आइए आगे चलते हैं। जी, ये बात भी आपके इल्म में है कि फास्ट यूनिवर्सिटी जो है वो बिजनेस स्टडी प्रोग्राम जो है वो भी आप ऑफर कर रही है, यानी बिजनेस स्टडी प्रोग्राम्स भी ऑफर हो रहे हैं। तो वो कौन कौन से हैं जनाब, इसमें बीबीए में बीबीए है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, फिनटेक है, ठीक है। इसी तरह से चंद और फील्ड भी आपको दी जा रही हैं। तो भाई उसके लिए जो रिक्वायर्ड परसेंटेज है आपकी वो है 55, तो कितनी है 55% आपकी होनी चाहिए, तो आप टेस्ट में बैठ सकते हैं। उसके साथ साथ जो आपके सब्जेक्ट्स में क्वेश्चंस की डिवीजन है परसेंटेज वाइज वो देख लीजिए। जनाब इंग्लिश 10% मार्क्स आते हैं, 10% मटीरियल। इसी तरह से ऐसे राइटिंग ये ऐड हो गया 15%, IQ 25%, बेसिक मैथ्स
50%। यानी कि आपके पास यहाँ पर बेसिक मैथ्स है, एडवांस मैथ्स नहीं है। ठीक है, एडवांस मैथ्स की जगह जो आपको नजर आ रहा है वो आपको नजर आ रहा है ऐसे राइटिंग। ठीक हो गया। तो ये बीबीए या फिनटेक या अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इसके लिए अगर कोई अप्लाई कर रहा है तो उसके सब्जेक्ट्स ये होंगे, उसमें क्वेश्चंस की परसेंटेज ये रहेगी। इसी तरह से जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है कि जनाब मैट्रिक में कम से कम 60% हो और इंटर में कम से कम 50% हो। ठीक है, कम से कम 50% हो इंटर में, तो आप टेस्ट में बैठ सकते हैं। इसके साथ साथ जब आप अपना मेरिट कैलकुलेट करेंगे तो भाई मेरिट कैलकुलेट होगा ऐसे। किसके लिए? बिजनेस स्टडीज के लिए प्लान अलग है, कंप्यूटर साइंस की स्टडीज के लिए प्लान अलग है, इंजीनियरिंग साइड के लिए प्लान अलग है। तो भाई इन तीनों के लिए अलग अलग प्लान हैं, अलग अलग प्लान से जनाब सब्जेक्ट्स वेरी कर रहे हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वेरी कर रहा है, सिलेक्शन क्राइटेरिया वेरी कर रहा है। तो आपने इसको बगौर देखना है, पूरे ध्यान से देखना है, तवज्जो से देखना है, और फिर खुद अपना एनालिसिस करना है कि आप कहाँ पर खड़े हुए हैं इस वक्त। ठीक है जी। तो ये तो चले बेसिक बेसिक बातें हो गई। फास्ट यूनिवर्सिटी में अगर हम एडमिशन लेना चाहते हैं तो भाई हमारी परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, हमारा टेस्ट स्कोर कितना होना चाहिए, हमारा मेरिट कैसे कैलकुलेट होगा, कहाँ क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं क्या हम कंप्यूटर साइंस की स्टडीज में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये तमाम आसान आसान सवाल के जवाब अभी आपके सामने आ गए। फिर अब एक और चीज़ अहम सी बात है, देखिए एनईडी यूनिवर्सिटी जो है वो बच्चों को रेगुलर सीट भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसी तरह से सेल्फ फाइनेंस भी सीट भी प्रोवाइड करती है और स्पॉन्सर भी सीट्स प्रोवाइड करती है। मगर फास्ट यूनिवर्सिटी ऐसा कुछ नहीं करती। फास्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए क्राइटेरिया जो है वो आपका टेस्ट स्कोर और आपकी परसेंटेज है, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यानी वहां पे कोई स्पॉन्सर की सीट्स या सेल्फ फाइनेंस की सीट्स आपको नहीं मिल रही हैं। आप सिंपली सिंपली आपको जो काम मिल रहा है वो क्या है कि आपको टेस्ट बड़ा जबरदस्त देना है, टेस्ट अच्छा देना है, और उसके साथ साथ आपकी मैट्रिक और इंटर की परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए। तो आप फिर टेस्ट में बैठ भी सकते हैं और टेस्ट में कामयाबी हासिल करके अपने डिजायर्ड प्रोग्राम को ज्वाइन भी कर सकते हैं। अदरवाइज कोई और ऑप्शन आपके पास फिर नहीं बचता। ठीक है जी। हाँ, अभी एक और बात आगे मैं आपके साथ करने करूंगा इंशाल्लाह, कि जैसे हम देखते हैं कि पूरे पाकिस्तान में फास्ट यूनिवर्सिटी के कैंपसेस हैं, तो वहाँ पे जो मेरिट है वो वेरी करता है। मेरिट जो है वो वेरी कर रहा है। मिसाल के तौर पे मैं कराची में रहता हूँ तो मैं प्रेफर करता हूँ कि कराची में जो फास्ट यूनिवर्सिटी का कैंपस है मैं वहाँ एडमिशन ले लूँ। मैं अगर इस्लामाबाद में हूँ तो मैं प्रेफर करता हूँ कि इस्लामाबाद के फास्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मेरा हो जाए। मैं अगर लाहौर में हूँ तो मेरी प्रायोरिटी के लाहौर के फास्ट यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो जाए। तो एक तो ये कंसिडरेशन, और फिर दूसरी कंसिडरेशन ये होती है कि भाई मेरी परसेंटेज ना मैट्रिक की और इंटर की कुछ इस तरह की बन रही है कि मेरा मेरिट जो है वो बेसिकली फला जगह के लिए एप्लीकेबल हो सकता है, फला जगह पर फला ग्रुप में मेरा जो है वो जो प्रोग्राम है उसमें मेरा एडमिशन मुमकिन हो सकता है। अगर मेरिट बहुत ज़्यादा वेरी करे, मिसाल के तौर पर कराची में कुछ और आ रहा है और लाहौर में कुछ और ज्यादा आ रहा है एक ही प्रोग्राम में, तो आपने सोचा कि यार मैं अगर कराची में रह के अप्लाई करता हूँ तो मुमकिन है कि मेरा एडमिशन यहाँ हो जाए। तो ये तो एक पॉसिबिलिटी है। मगर इसके अलावा ये सोचना कि भाई सेल्फ फाइनेंस का कोई चक्कर होगा कि कम परसेंटेज भी उस प्रोग्राम में मुझे मिल जाए एडमिशन, तो ऐसा कुछ नहीं है। स्पॉन्सर की कोई सीट यहाँ पर नहीं होती, ये बात क्लियर करेंगे अपने दिमाग में। अच्छा जी, नेगेटिव मार्किंग होती है, हाँ जी बिल्कुल होती है। नेगेटिव मार्किंग का क्राइटेरिया क्या है? अगर आपने एक एमसीक्यूज गलत किया तो उसके 0.25 यानी कि 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। आपने अगर 4 एमसीक्यूज गलत कर दिए तो आपका एक नंबर चला गया। 100 एमसीक्यूज में से मेरे 80 एमसीक्यूज मैंने अटेम्प्ट किए, यानी कि 20 एमसीक्यूज मैंने अटेम्प्ट किए ही नहीं, 80 एमसीक्यूज अटेम्प्ट किए। अब 80 एमसीक्यूज में से अगर मेरे 8 गलत हुए तो मेरे 2 नंबर कट गए, 2 नंबर मेरे कट गए मेरे उस टोटल स्कोर में से। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इंग्लिश के लिए थोड़ा सा क्राइटेरिया मुख्तलिफ है। जाहिर सी बात है इंग्लिश में आपके पास एमसीक्यू जो आ रहे हैं वो तो 10 आ रहे हैं फिर 12 आ रहे हैं, यही क्राइटेरिया सेट। मैं अगर बात करूं बिजनेस स्टडीज के अलावा, क्योंकि बिजनेस स्टडीज में तो ऐसे राइटिंग का भी जो है वो पोर्शन डालती है ना, तो भाई बिजनेस स्टडीज के अलावा मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो उसमें क्या है कि इंग्लिश के जो मार्क्स हैं वो 0.125 यानी काटे जाएंगे, यानी कि 8 एमसीक्यूज अगर आपने इंग्लिश के गलत कर दी हैं तो एक नंबर कटेगा। अगर आपने 8 एमसीक्यूज इंग्लिश के गलत कर दिए हैं तो एक नंबर उसमें से माइनस, यानी कि टोटल स्कोर में से आपका माइनस कर दिया जाएगा। तो भाई इंग्लिश के अलावा जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें 4 एमसीक्यूज गलत हो गए तो एक नंबर आपका चला गया। तो अब क्या करें? एनईटी में तो नेगेटिव मार्किंग थी, जो हमारा दिमाग बना हुआ है दे दनादन एमसीक्यूज मार्क करते जाओ, मगर फास्ट में ऐसा नहीं होना। जल्दबाजी नहीं करनी, जल्दबाजी नहीं करनी। और अगर किसी एमसीक्यूज में फंस गए हैं तो आपने उसको जबरदस्ती मार करके आगे नहीं बढ़ जाना।
क्यों? क्योंकि आप जबरदस्ती मार्क करेंगे, ऐसे तुक्का मारेंगे, गलत हो गया, नंबर कट जाएंगे। अगर नंबर नहीं कट रहे होते तो आप सब मार्क कर लेते, जो आ रहे हैं वो भी और जो नहीं आ रहे वो भी। मगर यहाँ सिलसिला नंबर कटने का है। अब मिसाल के तौर पे आपने जो है वो सोचा कि नहीं यार पूरे एमसीक्यूज में करूंगा, 100 एमसीक्यूज आपने कर लिए। अब आपके 100 एमसीक्यूज में से 20 एमसीक्यूज गलत हो गए, तो 20 एमसीक्यूज गलत हो गए, 80 सही हुए, ऐसा ही ना? अब जो 80 सही हो गए हैं, अब वो 80 मार्क्स यानी 80 स्कोर भी मुझे नहीं मिल सकेगा, क्योंकि जो 20 गलत हुए मेरे उसके नंबर कट गए, उसके नंबर कट गए। ठीक है ना? तो भाई आंखें खोल के ध्यान दे के आपने ये वाला काम करना है। गलत कोई एमसीक्यू है जहां पर फंस गए हैं, नहीं आ रहा, कैलकुलेट नहीं हो रहा, तो भाई उसको उसी वक्त छोड़ दें, उस पर ना फंसे। कोई ऐसा एमसीक्यू है जो कि बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, तो भाई बहुत ज्यादा टाइम ना दें, क्योंकि टाइम आपके पास लिमिटेड होगा। इसलिए बराए करम कोई भी बेवकूफ़ी जो है वो अंजाम मत दीजिएगा। आगे चले जाते हैं। सर कैलकुलेटर नॉट अलाउड, हाँ भाई सही बात है, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, बिल्कुल भी अलाउ नहीं है भाई। एनडी में अगर कैलकुलेटर अलाउ है भी तो उससे कोई फायदा थोड़ी होता है। कैलकुलेशन तो फिर आपको मैन्युअली ही करनी पड़ती है बहुत सारी चीज़ों की, तो इसलिए यहाँ पे कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। ठीक है जी, ये बातें आपने जहन में रखनी है ताकि आपको एग्जामिनेशन सेंटर में कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। अच्छा भाई, यहाँ पर ये बात भी जरा जहन नशीन कर लें, अलर्ट हो जाए जरा, ठीक है? वो क्या कि सर ऑनलाइन फॉर्म्स अभी तो फिलहाल अवेलेबल नहीं है, ठीक है? हाँ, ऑनलाइन फॉर्म्स अवेलेबल होंगे 5 मई से, 20 में से 5 जून, तो 5 जुलाई तक के, 20 में से 5 जुलाई तक, यानी 20 में उसकी इनिशियल डेट होगी कि जब ये जो है वो फॉर्म्स आपके सामने पोर्टल पर आ जाएगा और आप अपनी आईडी बनाएंगे, तमाम तरह अपनी आईडी बनाने के बाद उस फॉर्म को फिल करेंगे और उसके बाद फिर जो है वो प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। तो सिंपल साइंस क्या, 20 में आपकी डेट है जिस पर ये पोर्टल ऑन हो जाएगा और 5 जुलाई तक ये रहेगा। एक अच्छा सा मशवरा कि देखिए, जब कभी भी आपका पोर्टल एडमिशन का ऑन हो जाए, एक्टिव हो जाए, तो फौरी तौर पे फॉर्म फिलअप करके सबमिट ना कीजिए। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि अगर आप फौरी तौर पे सबमिट कर देते हैं तो जो टेस्ट की डेट आएगी वो भी इनिशियल डेट होगी, यानी कि पहली पहली तारीखों में आपका टेस्ट हो जाएगा। तो आपको बस उसका एक लॉस ये हो सकता है कि आप टेस्ट देकर आने वाले बच्चों से रिव्यू नहीं ले सकते, फीडबैक नहीं ले सकते, आपको पता नहीं होगा कि कैसा टेस्ट हो, क्योंकि आप तो खुद सबसे पहले हैं। ठीक है ना? तो अगर आप थोड़ा सा टाइम लेके अपना फॉर्म फिल करते हैं तो उसका नतीजा ये होता है कि आपको टेस्ट डेट जो है वो आगे की मिल जाती है, तो पेपर के हवाले से हमें थोड़ा सा फीडबैक मिल जाता है। आपको पता है कि एनईडी यूनिवर्सिटी में और फास्ट यूनिवर्सिटी में और दीगर यूनिवर्सिटीज में पेपर बुक फॉर्म में नहीं होता, कंप्यूटराइज होता, तो वो तो बच्चों के पास अलग से नहीं आ रहा होता, ठीक है ना? तो वो पेपर लीक ही नहीं होता। तो अब क्या करें? तो बच्चे जो टेस्ट देकर आ रहे होते हैं, अगर उनसे आपको फीडबैक अच्छा मिल जाता है तो अल्टीमेटली आप जो है वो अपने टेस्ट में भी कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। तो थोड़ा सा टाइम लेकर अपना फॉर्म फिलअप कीजिएगा, ये मेरी एक एडवाइस है। अच्छा, टेस्ट डेट जो है वो जनाब ये रही, यानी आपके पास जुलाई, 8 जुलाई से 19 जुलाई तक जो है वो टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड है। मेरिट लिस्ट 23 जुलाई को, मेरिट लिस्ट 23 जुलाई अपियर हो जाए, आपके सामने आ जाए, तो भाई वो चीज आपको थोड़ा सा फायदा दे सकती है। ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा और अगस्त में 19 अगस्त से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ये यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी जो है जैसे कि एनईडी ने भी अभी प्रोग्राम कर दिया और दीगर यूनिवर्सिटीज भी अगस्त में, मिड ऑफ अगस्त में अपना सेशन लाजमन शुरू कर देती हैं। ये अगर कोई ख्याल कर रहा है कि भाई टेस्ट की डेट आगे बढ़ जाएगी, मेरिट लिस्ट नहीं लगनी बाद में लगेगी, क्लासेस 2 महीने बाद, अगस्त की भी बाद नवंबर में शुरू होंगी, तो ये बेवकूफ़ी। ठीक है, ये कंफर्म डेट्स है, ये कंफर्म डेट्स हैं। आपने तैयार होना है इन डेट्स के लिए। टेस्ट डेट 8 जुलाई जहन में रख लीजिए। ठीक है, और मेरिट लिस्ट जो डिस्प्ले होगी वो 23 जुलाई को एक्सपेक्टेड है। अच्छा, उसके बाद फिर क्लासेस 19 अगस्त से शुरू हो जाएंगी, समझ में आ गया? अब बहुत सारे बच्चे होते हैं, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना, वो कहते हैं सर मेरिट लिस्ट ना पहली लगी है, अभी दूसरी भी तो लगेगी। कहाँ लिखा है? जरूरी थोड़ी है। अगर मेरिट लिस्ट 2 लग गई तो लग गई, और अगर नहीं लगी तो फिर क्या करें? तो भाई इस तरह के इंतजार, इस तरह की सोच, इस तरह की बातें अपने जहन से निकाल दीजिए। आप याद रखिए कि आपका टेस्ट स्कोर जितना अच्छा होगा, एडमिशन हासिल करने का इम्कान उतना ही बढ़ जाएगा। आपका एकेडमिक रिजल्ट जाहिर सी बात है वो अपनी जगह एक फिक्स हो गया, मैट्रिक का रिजल्ट अपनी जगह फिक्स है, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट अपनी जगह फिक्स है। मगर जो वाहिद चीज जो आपकी एडमिशन के इम्कान को बढ़ा सकती है वो आपका टेस्ट स्कोर है, वो आपका टेस्ट स्कोर है। ठीक है जी। अच्छा, मेरिट लिस्ट 1 लग जाती है सर, मेरिट लिस्ट 2 क्यों लगती है? अब इस बात को भी जरा समझिए। सर मेरिट लिस्ट 1 लगती है तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एडमिशन, उन्होंने टेस्ट तो दे दिया और फला फला डिपार्टमेंट में उनको एडमिशन भी मिल रहा है, मगर उस डिपार्टमेंट नहीं किसी और डिपार्टमेंट में एडमिशन ले जाते हैं।
यहाँ पे उन्होंने टेस्ट फास्ट में भी दिया है, दीगर किसी और यूनिवर्सिटी में भी दिया है, तो उन्होंने किसी और यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन कंफर्म कर दिया, फास्ट यूनिवर्सिटी का एडमिशन को उन्होंने छोड़ दिया, तो सीट्स वैकेंट हो जाती हैं। तो भाई मेरिट लिस्ट उस बेस पे जो है वो दूसरी लग रही होती है, ठीक है जी। तो इस बात को जरा जहन नशीन कर लीजिए कि ये लाजमी नहीं है कि कुछ ऐसा हो, मेरिट लिस्ट वन हो सकता है वही मेरिट लिस्ट फाइनल हो, तो इस चीज को जहन नशीन कर लीजिएगा, ठीक है जी। मैंने यहाँ पर बाकायदा तौर पर आपके लिए लिख दिया है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही कैटेगरी है तमाम स्टूडेंट्स के लिए, कोई सेल्फ फाइनेंस नहीं है, कोई स्पॉन्सरशिप का था मतलब सिलसिला नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा। आप एलिजिबल हैं, टेस्ट अच्छा दे दें, आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, आगे चलते हैं इस प्रोग्राम में। यहाँ पर आपके पास लास्ट ईयर यानी कि 2023 से एक्सट्रैक्टेड जो है वो एक मेरिट लिस्ट मौजूद है, ठीक है। प्रोग्राम्स मैंने आपके सामने लिख दिए, ठीक है। इन प्रोग्राम्स के साथ साथ जो हमारे डिफरेंट कैंपसेस हैं फास्ट यूनिवर्सिटी के, वो मैंने आपके सामने मेंशन कर दिए, ठीक है। चिन्यूट फैसलाबाद, इस्लामाबाद कैंपस, कराची कैंपस, लाहौर कैंपस, पेशावर कैंपस, ठीक है। ये 5 कैंपसेस जो हैं वो अभी फंक्शनल हैं। 2023 में जो मेरिट निकल कर आया, यानी कि जहां पर एडमिशन क्लोज हो गया, अब बीबीए है तो चिन्यूट फैसलाबाद में जो बीबीए का एडमिशन क्लोज हुआ है वो 47 पे हुआ है, इस्लामाबाद में 49 पर हुआ है, कराची में नहीं, लाहौर में 54 पर हुआ है, और पेशावर में ये अवेलेबल है, मतलब दे नहीं दिया गया, ये कोर्स ऑफर नहीं किया गया, ठीक है। अगर मैं बात करूं बीएस एएफ की, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, तो सर चिन्यूट फैसलाबाद में 47 पे क्लोज हुआ, इस्लामाबाद में 59 पे, लाहौर में 54 पे, और यहाँ ये अवेलेबल नहीं। बीएस एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब आप जरा गौर करें, चिन्यूट फैसलाबाद में ये क्लोजिंग है 54, इस्लामाबाद में 72, कराची में 66। तो आप सोचें मेरिट कितना वेरी कर रहा है एक कैंपस का दूसरे कैंपस से, ठीक है। तो ये चीज थोड़ी सी मद्देनजर रख लें। ये जो मैंने आपके सामने अभी एक शीट शेयर की है, ये तो एक्सट्रैक्टेड डेटा है, ये कोई ऑफिशियल, ये कोई ऑथोराइज्ड, ये कोई ये नहीं कह सकते कि भाई 100% ऑथेंटिक, ये एक्सट्रैक्टेड डेटा है जो कि लास्ट ईयर हासिल हुआ। 72 पे क्लोज हुआ इस्लामाबाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 66 पे क्लोज हुआ कराची में, और 54 पे क्लोज हुआ न्यू फैसलाबाद में। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 50 पे क्लोज हुआ न्यू फैसलाबाद में, 56 इस्लामाबाद में, 50 कराची में, 53 लाहौर में। बीएस इन कंप्यूटर साइंस 69 पे क्लोज हुआ न्यू फैसलाबाद में, इस्लामाबाद में चिन्यूट फैसलाबाद में जो क्लोजिंग है वो 69 है, इस्लामाबाद में 73 है, कराची में 69 है, और लाहौर में 70 है, और पेशावर में 53। बीएस इन सिविल, सर ये सिर्फ और सिर्फ लाहौर में मौजूद है, बाकी जगह पर ये प्रोग्राम ऑफर नहीं होगा। बीएस इनकम साइबर सिक्योरिटी, सर ये प्रोग्राम ऑफर चिन्यूट फैसलाबाद में नहीं है, इस्लामाबाद में है, 68 पर क्लोज हुआ, कराची में 64 पर क्लोज हुआ, और यहाँ पे प्रोग्राम अवेलेबल नहीं है। बीएस इन डेटा साइंसेस, सर यहाँ मौजूद नहीं है, 68 पे क्लोज हुआ इस्लामाबाद में, 68 पे क्लोज हुआ लाहौर में। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्लोज हुआ है 50 पे न्यू फैसलाबाद में, 72 पे क्लोज हुआ है भाई, 72 पे इस्लामाबाद में, 66 पे क्लोज हुआ है कराची में, 72 पे क्लोज हुआ है लाहौर में, और 51 पे क्लोज हुआ है पेशावर में। बीएस इन फिनटेक, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में ऑफर किया गया प्रोग्राम, और 61 पे क्लोज हुआ है इस्लामाबाद में, 53 पे क्लोज हुआ है कराची में, और लाहौर में क्लोज हुआ है 53 पे, ठीक है। फिनटेक बेसिकली एक नई स्टडी है जो कि की जा रही है, और बाकायदा तौर पे जो करेंसी हार्ड कैश फॉर्म करेंसी नहीं होती, जैसे जिसको हम जैसे कहते हैं बिटकॉइन है या दीगर ऐसी करेंसीज हैं, तो इसकी स्टडी आपको जो है वो यहाँ पर करने को मिलती है, ठीक है जी। BSSE 65 पे क्लोज हुआ चिन्यूट फैसलाबाद में, 73 पे क्लोज हुआ इस्लामाबाद में, कराची में क्लोज हुआ 69 पे, लाहौर में 70 पे, और पेशावर में 51 पे। तो देखो ये तो सारे के सारे प्रोग्राम्स, ये तुम्हारे पास क्लोजिंग परसेंटेजेस। अब सवाल ये है कि सर ये क्लोजिंग परसेंटेज तो है, क्या इस साल भी यही रहेगी? तो मुझे कॉमन सेंस के सवाल का जवाब दे दो। हर साल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं, कम नहीं हो रहे। हर साल तादाद बढ़ रही है,
अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स की नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज बहुत स्लो रफ्तार में बढ़ती है बहुत स्लो, मतलब कि उसमें कोई बहुत तेजी के साथ इजाफा नहीं होता, जिसकी वजह से मेरिट हर साल ऊपर जाता है। मेरिट हर साल ऊपर जाता है, बढ़ता है। तो भाई आसान सी बात समझा रहा हूँ कि तुम ये मत एक्सपेक्ट करना कि जो मेरिट लिस्ट अभी तुम्हारे सामने शेयर कर दी गई है इसके लगभग यही बन रहा होगा इस साल भी, नहीं यकीनन मेरिट ऊपर जाएगा। तो तुम्हारे टेस्ट का स्कोर, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, बहुत मैटर करेगा तुम्हारी डिजायर्ड फील्ड के लिए। अगर तुम ये सोच रहे हो कि जनाब मेरा तो एडमिशन हो जाएगा, तो भाई ऐसी तुक्के में हवा में एडमिशन नहीं हो रहा। तुम्हारा टेस्ट स्कोर जबरदस्त होगा, वही जाकर तुम्हारे एकेडमिक रिजल्ट्स की परसेंटेज के साथ कंबाइन किया जाएगा और तुम्हारा मेरिट बनेगा। तो वो मेरिट तुम्हारा यहाँ मैच करता है, इन डिपार्टमेंट्स में मैच करता है, तो भाई तुम्हारा एडमिशन हो सकता है। अगर ये मैच नहीं करता तो फिर आप फारिग हैं, आपका फास्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो रहा। समझ में आ गया? तो ये कोई खेल, कोई मजाक, कोई ऐसी चीज नहीं है कि बस हो जाएगी, नहीं होती भाई, अटक जाते हैं। अगर आप वाकई में बहुत डिजायर्ड है, पैशनेट है फास्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल करने के लिए, तो आपने इन तमाम तरह रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना होगा। अब सवाल ये कि सर हम अपने टेस्ट की बेहतरीन तैयारी, अब यही बात तो आ रही है ना कि तैयारी बेहतरीन हो, टेस्ट का स्कोर बेहतरीन हो, तो भाई वो तैयारी हमारी बेहतरीन कैसे हो? मैं सबसे पहले तो तुम्हें ये बता दूं कि देखो बेटा, तुम जिस सोर्स से तैयारी कर रहे हो, जिस जराये से तैयारी कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत जरूरी है। एक शख्स जमीन में गड्ढा खोद रहा है, अगर वो गलत जगह गड्ढा खोद रहा है तो बेवकूफ, वो शख्स जो है वो बेवकूफी कर रहा है, उसकी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। अगर वही शख्स सही जगह पर गड्ढा खोद रहा होगा तो यकीनन वो बहुत कुछ हासिल कर सकता है। उसकी मेहनत तो बराबर की लगी है, मगर बराबर की मेहनत के बाद उसको रिजल्ट मिल गया। एक शख्स जिसने बस ऐसे रेंडमली जगह का इंतखाब कर लिया और जो है वो गड्ढा खोदना शुरू हो गया, तो बेटा वो गड्ढा खोदता रहेगा और उससे हासिल कुछ नहीं होगा। तो इसलिए जिस सोर्स से आप स्टडी कर रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। मैं पाकिस्तान के तमाम बच्चों को कह रहा हूँ, ठीक है? छाजो एप्लीकेशन एक ऐसी एप्लीकेशन है कि जिसपे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस, पास पेपर क्वेश्चंस, मॉक बेस्ड पेपर्स, फुल लेंथ पेपर्स और उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स टॉपिक्स को, सब्जेक्ट को समझाने के लिए बाकायदा तौर पर मौजूद है। यानी कि छाजो ऐप को यूज करने के बाद मेरे दो मसाइल तो बड़े हल हो जाएंगे, बड़े आसानी से मैं अपने दो प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकता हूँ। वो क्या? पहले तो ये मसला, और दूसरा ये ये दोनों मसाइल आपके इजीली 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 आप उनको हल कर सकते हैं। ठीक है? कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर आप चार्जर ऐप इस्तेमाल कर रहे हो तो चार्जर ऐप को इस्तेमाल करने के लिए आपका कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं है कि जनाब आपको सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक इस्तेमाल करना, उसके बाद नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मजे से 24 घंटे में कभी भी इस्तेमाल करना चाहें आप कर सकते हैं। यानी आप अपने फास्ट यूनिवर्सिटी के टेस्ट की तैयारी कभी भी, कहीं भी, किसी भी जगह पे जो है आप ऐप को इस्तेमाल करके अपनी तैयारी जबरदस्त कर सकते हैं। यानी इसमें तो कोई मसला ही नहीं रहा। सही है ना? होता क्या है कि अभी जो है वो थ्योरी एग्जाम्स है बच्चों के, यानी कि इंटर के बच्चों के भी एग्जाम्स हैं, ठीक है, ए लेवल्स के बच्चों के भी एग्जाम्स अनकरीब होने जा रहे हैं। तो भाई इस टाइम में, इस क्रूशल टाइम में अपने यूनिवर्सिटी के टेस्ट को कैसे टाइम दे सकते हैं? तो भाई वो ऐसे ही दे सकते हैं कि आप जब चार्जर ऐप को प्रॉपरली इस्तेमाल करते हैं अपने आइडियल टाइम पे, अपने कन्वीनियंट टाइम पे, अपनी कन्वीनियंट प्लेस पे, अपनी कन्वीनियंट पोजीशन पे, तो आप अपनी तैयारी अच्छी बना सकते हैं, बजाय इसके कि आप जो है अपनी तैयारी के लिए किसी इंस्टीट्यूशन का इंतखाब करें, वहां आना और जाना, टाइम जाहिर सी बात है उसमें लगेगा, एक्स्ट्रा लगेगा, और फिर अलग से जाके टाइम देना। तो वो चीज जो है वो आपकी एकेडमिक स्टडीज को, एग्जाम्स की प्रिपरेशन को मुतासर कर सकती है। तो इसलिए बातें बड़ी आसान कर रहा हूँ। ये छाजा ऐप को यूज करने के बाद पहला मसला तो ये हल हो जाएगा कि बेस्ट एंड रिलायबल सोर्स। छाजा ऐप पर जितना कंटेंट मौजूद है वो तमाम एक्सपर्ट टीचर्स ने आपके लिए बनाया, तैयार किया, उसको प्रूफ रीड किया। लेक्चर्स जो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास मौजूद हैं वो भी यहाँ के छात्रों के बेहतरीन टीचर्स ने आपके लिए डिजाइन किए, बनाए, ताकि आपको कम वक्त में ज्यादा अच्छी तैयारी करने का मौका हासिल हो सके। तो भाई ये बात तो क्लियर हो गई कि बेस्ट और रिलायबल सोर्स का मसला तो हमारा हल हो गया। कन्वीनियंस ऑफ टाइम, अब देखो
मैं हर बच्चे को कहता हूँ कि तुम्हें इस बात को जरा सोच लेना है कि आज क्या तारीख है और तुम्हारे पास कितने दिन बाकी हैं तैयारी करने के लिए। तैयारी करने के लिए कितने दिन तुम्हारे पास बाकी हैं। जुलाई की डेट है, ऐसा ही है। अभी अभी तुम लोगों ने देखा था कि टेस्ट की जो डेट आपको बताई गई है, यस, ये रही। कौन सी है? 8 जुलाई। तो जुलाई का महीना तो हम हटा देते हैं, ठीक है। जुलाई का महीना हम हटा देंगे। बचा कितना? अभी मौजूद है अप्रैल में। अप्रैल शुरू हो गया। अप्रैल अप्रैल के 15 डेज शायद आपके पास मैक्सिमम मौजूद हो। और उसके बाद मई में आपके थ्योरी एग्जाम्स हैं, ठीक है। अप्रैल के 15 दिन अभी आपके पास, और मई में आपके थ्योरी एग्जाम्स हो गए। उसके बाद जून, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास बच गया जून। जून के 30 दिन, और अभी अप्रैल के 15 दिन मैक्सिमम, यानी कि 45 डेज। 45 डेज के लिए अगर तुम किसी एकेडमी को ज्वाइन करते हो तो जाहिर सी बात है कि वहां इतना ज्यादा आप नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेशन का इशू। अभी आपके पास जो टाइम है वो बेस्ट टाइम है कि आप इस ऐप के कंटेंट को भरपूर इस्तेमाल कर लें, जबरदस्त तैयारी कर लें, और अपने टेस्ट में अच्छा स्कोर हासिल कर सकें। ये बात समझ में आ गई कि सर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 45 डेज बाकी हैं टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए। हमारे पास 45 डेज सिर्फ और सिर्फ हैं। थ्योरी एग्जाम्स की टेंशन है। थ्योरी एग्जाम्स, ऐसी बात है, मैं कह रहा हूँ थ्योरी एग्जाम्स अभी तुम इंटर के दोगे, अच्छी बात है, अच्छे अच्छे एग्जाम्स दोगे, फायदा हो, ठीक है, फायदा हो जाएगा। तुम्हारे जो प्रिपरेशन है, इवन टेस्ट की प्रिपरेशन है, उसमें भी तुम्हें बड़ा फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो जरूर देने हैं, अच्छे देने हैं, ठीक है। अब जरा यहाँ पर आ जाओ, वीकनेस। वीकनेस से क्या मुराद है? कैल्शियम की कमी, आयरन की कमी, प्रोटीन की कमी? नहीं। वीकनेस से मुराद ये है कि सर हमें जिन सब्जेक्ट्स का पेपर देना है उन सब्जेक्ट्स में हमें कहीं कोई प्रॉब्लम है, कहीं सब्जेक्ट की स्टडी हमारी वीक है। मिसाल के तौर पे आपको एडवांस मैथ्स का पेपर देना है, एडवांस मैथ्स में आप कमजोर हैं, अभी अब क्या करें आप? अब उसकी तैयारी करने के लिए आपको ज्यादा टाइम देना है। सर मेरी इंग्लिश तो बहुत अच्छी है, बेसिक मैथ्स तो मेरी बड़ी अच्छी, इजीली मैं कर लेता हूँ, तो फिर इंग्लिश के लिए और बेसिक मैथ्स के लिए इतना ज्यादा टाइम नहीं देना, मगर एडवांस मैथ्स के लिए भरपूर टाइम देना, ठीक है। तो अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई करो, तलाश करो तुम्हारी कमजोरी कहाँ है, किस चीज में, किस सब्जेक्ट स्टडी में तुम कमजोर हो, तुम्हें पता होना चाहिए। ये मालूम हो गया तो फिर तुम उस पर ज्यादा टाइम देना, भरपूर टाइम देना, पूरी एनर्जी लगाना। तुम्हें पता है कि भाई मेरा इंग्लिश अच्छा है, मेरे पास मेरा जो बेसिक मैथ्स है वो अच्छा है, तो उस पर आपने बहुत सारा टाइम नहीं दिया, टाइम उसका कम करके वीक जिस सब्जेक्ट में है उसका टाइम आपने बढ़ा दिया, ठीक हो गया। ये हो गई दूसरी बात, अहम दूसरी बात हो गई। सर तीसरी बात क्या है? शेड्यूल योर टाइम। देखो, अगर तुम्हारे पास दिन में 24 घंटे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि टॉप पोजीशन हासिल करने वाले के पास दिन में 24 नहीं बल्कि 26 घंटे थे, ऐसा नहीं। उसके पास भी 24 घंटे थे, तुम्हारे पास भी 24 घंटे हैं, बस फर्क सिर्फ इतना है कि उसने अपने 24 घंटों को, अपने 24 आवर्स को बहुत प्रॉपरली उसने डिवाइड किया, शेड्यूल किया। आपने क्या किया? रेंडमली जब जो दिल चाहा पढ़ने बैठ गए। किसी दिन जो है वो 1 घंटा पढ़ा, और किसी दिन आपने 5 घंटा पढ़ा, और किसी दिन आपने 1 घंटा भी नहीं पढ़ा। तो ये रूटीन गलत है। ये रूटीन आपको कोई खातिर का फायदा नहीं दे रही होती। तो आसान सी बात आपको मैंने समझाई कि आप अपना शेड्यूल बनाएं। मिसाल के तौर पे आप अभी थ्योरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी 15 डेज आपके पास है, मई में देखा जाएगा थ्योरी एग्जाम्स में मजीद आप टाइम दे देंगे। तो 15 दिन में आपने क्या प्लान कर लिया? 15 दिन में ना मैं 4 दिन 5 दिन थ्योरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन को देता हूँ, 2 दिन में अपने टेस्ट से रिलेटेड मटेरियल को दे देता हूँ। ऐसा शेड्यूल बना लिया, या फिर नंबर ऑफ आवर्स डिवाइड कर लिया कि मैं 8 घंटे थ्योरी एग्जाम्स के लिए पढ़ रहा हूँ डेली बेसिस पे, तो 2 घंटे में निकाल लूँ अपने टेस्ट की प्रिपरेशन पे। 2 घंटे निकाल लो, क्योंकि देखो तुम्हारा एडमिशन नहीं हो सकता सिर्फ तुम्हारा रिजल्ट मैटर कर रहा होता, टेस्ट नहीं होता तो फिर कोई मसला ही नहीं था ना, फिर तो कोई मसला ही नहीं था। अब मसला है, तुम्हारे टेस्ट का स्कोर मैटर कर रहा है, तुम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। समझ में आ रही है ना बात? तो इसलिए अपने टाइम को शेड्यूल करना सबसे ज्यादा जरूरी है। उसमें बैठ के, उस शेड्यूल टाइम में बैठ के लाजमन पढ़ना है। अभी ईद की छुट्टियां आ जाएंगी, तो ईद की छुट्टी में क्या करेंगे? खाएंगे पिएंगे, मौज मस्ती करेंगे, खाना पीना, मजे हो रहे हैं, ठीक है। मगर सिर्फ ये नहीं करना। जिन बच्चों के जहन में उनकी डायरेक्शन क्लियर होती है कि उन्हें कहाँ जाना है, वो अपने टाइम को जाया नहीं करते। जिनके जहन में डायरेक्शन क्लियर नहीं होती, उनका क्या होगा? वो
मौज मस्ती से वो जो करते रह जाते हैं, और फिर जिंदगी में जब रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो सारी मौज मस्ती जो है ना वो साइड पे रह जाती है, बेकार लगता है सब कुछ। ठीक है, तो अभी जैसे कि टाइम मौजूद है, तो अभी रमजान का, ईद का, दीगर जो भी टाइम तुम्हें मिल जाता है, जो कि वैकेंट डेज मिल रहे हैं, उसमें भरपूर पढ़ाई करो, करो, एंजॉय करो। जाहिर सी बात है कि हमारा मजहबी त्यौहार है, मगर उसके अलावा पढ़ाई को भी टाइम देना है। तो भाई अपना टाइम शेड्यूल करोगे, तुम बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। अपने टाइम को शेड्यूल नहीं करोगे तो अचीव करना, मैं समझता हूँ, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि चैलेंज टफ है, आसान नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है। ठीक है, अवॉइड यूजलेस एक्टिविटीज एज मच एज पॉसिबल, ये बात नहीं। हम अक्सर बेशतर ये फैसला ही नहीं कर पाते कि कौन सी एक्टिविटीज है वो यूजफुल है और कौन सी एक्टिविटीज यूजलेस। उसकी वजह ये होती है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारा सबसे ज्यादा अहम काम क्या है। देखो, जो कोई भी काम मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम होगा, यकीनन उस काम को करने के लिए मुझे टाइम ज्यादा देना होगा। वो काम मेरे लिए अहम है, उस काम को करने से मुझे कामयाबी मिलेगी, तो मैं हर हाल में वो काम करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हर हाल में मैं वो काम अंजाम दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना। तो भाई सिंपल सी साइंस है, जरा कैटेगराइज करो, तुम्हारा कौन सा काम तुम्हें यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिला सकता है, और कौन से काम ऐसे हैं जिससे यूनिवर्सिटी के एडमिशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो जिन कामों से यूनिवर्सिटी के एडमिशन पर कोई असर, टके का असर नहीं पड़ने वाला, उनको कर दो साइड पर, उनको छोड़ दो फिलहाल। जिन चीजों से यूनिवर्सिटी में हासिल की जाने वाले एडमिशन पर असर होगा, यानी कि हमारा चांस बढ़ जाएगा उस एडमिशन का, तो भाई वो काम कर लो, खूब टाइम लगा लो, मैक्सिमम टाइम लगा लो। दुनिया में अगर आप ये सोचेंगे सर कामयाब तरीन लोग कौन थे, उन्होंने ऐसा क्या कर लिया, क्या खाते थे भाई, अल्लाह ने उनको क्या तीन चार दिमाग दे दिए थे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, वो आप जैसे ही लोग थे। मगर उन्होंने शुरू से तय कर लिया उन्हें करना क्या है। उसके लिए वो अपने दिन के 24 घंटों में 18-18 घंटे देते हैं, 19-19 घंटे देते हैं, उस काम के अंदर वो टोटली एंग्रोस्ड होते हैं। इसीलिए उनके मरने के कई सौ साल बाद भी हम उनका नाम लेते हैं, हम उनकी स्टडीज को जानते हैं, उनकी स्टडीज को पढ़कर फायदा उठाते हैं। तो भाई आप लोग भी ऐसे ही हैं, बस फर्क सिर्फ और सिर्फ इस बात का है कि आपको रियलाइज करना है कि आप कहाँ हैं, आपको क्या करना है। आप एक जलती हुई जमीन पर खड़े हैं, और आपको इस जमीन पर रुकना नहीं। अगर आप रुकेंगे तो आपके पाँव जल जाएंगे, छाले आ जाएंगे पाँव। तो आपको भागना है और भागते रहना है। अब भागते रहने के लिए अपनी ताकत को, अपनी हिम्मत को, हाँ, आपने मेंटेन रखना है, अपनी ताकत को जाया नहीं करना। एक शख्स है जिसके पास पानी है, थोड़ा सा पानी है, और उसका सफर बहुत लंबा है, तो उस पानी को जाया नहीं करेगा, बल्कि उस पानी के कतरे कतरे को बहुत अहमियत देते हुए, बहुत तवज्जो देते हुए इस्तेमाल करेगा, उसको जाया नहीं होने देगा। इसी तरह तुम्हारे पास टाइम है, टाइम बहुत कम है। अगर तुम अपने टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कर लोगे, तो फाइनली तुम अपने टेस्ट में बहुत अच्छा काम कर सकते हो। अगर तुमने अपने टाइम को यूटिलाइज नहीं किया, इधर उधर के कामों में जो कि टेस्ट के रिजल्ट पर असरअंदाज नहीं हो रहे, उन कामों में तुम लगे रहे, तो बेटा फिर तुम्हारा एडमिशन नहीं हो सकता। क्योंकि याद रखने की बात है कि हमारी जिंदगी में हमारे लिए जो दुआएं हैं वो काम आती हैं, मगर ये काम उस वक्त आती हैं जब हमने मेहनत की होती है, जब हमने कोशिश, जद्दोजहद की होती है, जब हमने डिवोशन के साथ सेक्रीफाइस किया होता है, कुर्बानियां दी होती हैं, तब हमारी दुआएं काम आती हैं, तब हमारी दुआएं असल में रंग लाती हैं। और अगर हमने मेहनत नहीं की, सिर्फ और सिर्फ दुआएं मांग रहे हैं, तो बेटा सिर्फ दुआ मांगने से नहीं होगा भला। इसलिए अपनी तमाम तर रिक्वायरमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए अपना टारगेट सेट करें। टारगेट को सेट करने के बाद अपनी स्टडी का आगाज करें और उस पर जमे रहें, डटे रहें, इस्तकामत से स्ट्रीट फास्ट हो जाओ, पक्के हो जाओ। और बेस्ट प्रिपरेशन करने के लिए मैं आपसे सोर्स शेयर कर चुका हूँ, छाजाओ के ऊपर आप चाहिए, तमाम तर कंटेंट मौजूद है, बहुत सारे टेस्ट फ्री भी हैं, मतलब आपको जो है वो उसके चार्जेस नहीं देने, फ्री टेस्ट मौजूद है, आप वो टेस्ट देकर देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा। तो भाई इस वीडियो को आखिर तक देखिए,
जहाँ कहीं प्रॉब्लम हो दोबारा से देख लीजिए, ठीक है? और इसके साथ-साथ जो है वो एक से ज़ायद बार देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा आसानी और सहूलत मिल जाएगी, बातें समझ में भी आ जाएँगी। फिर इंशाल्लाह जैसे ही आने वाले वक़्तों में आपका फॉर्म आता है तो इंशाल्लाह ज़रूर फॉर्म के हवाले से भी मैं आपके सामने एक वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा जिसमें आपको मैं फॉर्म फिल करने का तरीका बेहतर तौर पर समझा सकूँगा। मगर फ़िलहाल तैयारी ज़रूरी है, तैयारी बेपनाह ज़रूरी है क्योंकि फॉर्म फिल अप करने के बाद टेस्ट के लिए डेट जो है वो आ जाएगी तो वो ज़रा करीब-करीब टाइम है ना, तो इसलिए अभी का टाइम बेस्ट प्रिपरेशन करने का है। मेरी तानिब से छाजा ऐप एक ऐसा सोर्स है क्योंकि मैंने उसको बड़ा अच्छे तरीके से गो थ्रू किया है, बड़ी चीज़ें देखी हैं उसकी। तो मैं उससे बड़ा क्लियरली और कॉन्फिडेंस के साथ आपके साथ शेयर कर सकता हूँ और छाजाओं के रिज़ल्ट्स जो हैं माशाल्लाह से वो भी बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत शानदार हैं। बहुत सारे बच्चों ने अपने एडमिशन सिक्योर किए हैं फास्ट यूनिवर्सिटी में भी। तो भाई आसान बात है, अपने काम की चीज़ों को हासिल करो, तैयारी बेहतरीन करो और इस साल फास्ट यूनिवर्सिटी के एडमिशन में तुम कामयाबी हासिल करो। आमीन सुमा आमीन।